हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा, उसके कार्य पढ़े और उसके जो अंग हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में पढ़ा। हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे कि जनगणना किसे कहते हैं, नागरिक सुरक्षा के बारे में और सरकार की जनहित योजनाएं जो चलाई गई हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जनगणना किसे कहते हैं। देखिए, इसे इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। ठीक है, एक क्या है कि निश्चित टाइम फिक्स है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जनसंख्या है उसकी आधिकारिक गणना करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जनगणना कहेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेना कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में अगर बात करें कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी भारत में। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो संपूर्ण जनसंख्या की गणना नहीं थी। ठीक है, सभी लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था उसमें, इसलिए उसे आधिकारिक नहीं कहते। लेकिन सबसे पहले कब हुई, तो 1872 में हुई। जबकि संपूर्ण जनगणना 1881 में की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले संपूर्ण जनसंख्या की जो जनगणना है वो कब की गई, 1881 में की गई और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष में हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। अभी कब हुई थी लास्ट में, तो 2011 में हुई। उससे पहले कब हुई, तो 2001 में हुई थी। ठीक है, और 21 में होनी थी। तो ऐसे करके ये है जनगणना। अगर इतिहास जाने हम जनगणना का, तो सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में, उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुई थी। सबसे पहले जब जनगणना हुई थी 1872 में, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, जबकि 1881 में जब जनगणना हुई उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे, ये याद रखना। ठीक है, 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी हैं। ठीक है, अभी तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तो 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं अगर हम 1872 वाली जनगणना को इंक्लूड कर लें तो। ठीक है, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, तो 1749 ईस्वी में स्वीडन द्वारा कराया गया था। सबसे पहले अगर किसी देश की बात करें कि आधुनिक पद्धति द्वारा या व्यवस्थित ढंग से जनगणना कहाँ पे हुई थी, तो 1749 में हुई थी स्वीडन में। ठीक है, 10वीं जनगणना का कार्य 1890 ईस्वी में अमेरिका में कराया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि 10वीं जनगणना का कार्य सबसे पहले कहाँ पे हुआ, तो अमेरिका में हुआ। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, तो 1890 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना की जो जनगणना है वो भारत की टोटल देखें तो 15वीं जनगणना है। जबकि स्वतंत्र भारत की देखें तो वो 7वीं जनगणना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक-एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना। ठीक है, आधुनिक पद्धति के हिसाब से सबसे पहले स्वीडन में हुई थी 1749 में। 10 की जनगणना का कार्य सबसे पहले अमेरिका से स्टार्ट हुआ 1890 में। ठीक है, अभी तक टोटल 15 जनगणना हो चुकी हैं। अगर हम 21 वाली को भी जोड़ दें तो 16वीं हो जाती है। ठीक है, और 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब कुछ जनसंख्या संबंधी शब्दावली के बारे में देख लेते हैं। बहुत ये पूछे जाते हैं और ये आपको याद होनी चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि क्या कि कई सारे एग्जाम होते हैं उसमें ये आते हैं। जैसे क्या यूपी स्पेशल जब भी आएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूपी का जनसंख्या घनत्व क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, लिंगानुपात होता क्या है, शिशु लिंगानुपात होता क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो भी टर्म्स है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ये चीज याद रखना कि जैसे क्या है कि आपका जो एरिया है उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। मान लिया कि आपका जो एरिया है, ठीक है, जिस कस्बे में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, उसके 1 किलोमीटर के अंतर्गत कम से कम 1000 लोग रह रहे हैं, तो आपके एरिया का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना कहलाएगा, 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऐसे कहलाता है। तो वो 1 किलोमीटर के अंदर जितना भी एरिया रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, मतलब जितनी भी जनसंख्या रह रही है किलोमीटर के अंदर, तो वही कहलाता है जनसंख्या घनत्व। कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एवरेज निकाला गया कि 382 व्यक्ति जो हैं, वो 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं इंडिया में। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में तो बहुत सारे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमने टोटल जनसंख्या का देखा है। टोटल जनसंख्या और टोटल जितना भी एरिया है, उससे उसके हिसाब से जो हमने निकाला है, वो 382 व्यक्ति निकलता है। तो ऐसे करके हम जनगणना देखते हैं, जनसंख्या घनत्व देखते हैं। दूसरा है लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो 1000 पुरुषों पे जितनी भी स्त्रियों की संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे आपके एरिया में क्या किया, 1000 पुरुष हमने लिए। ठीक है, उस एरिया में 1000 पुरुषों पे जितनी भी स्त्रियां हो रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 100। ठीक है, ऐसे करके लिंगानुपात निकाला जाता है। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाएगी, लिंगानुपात कहलाएगी। अब हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की। तो 0 से 6 वर्ष, 6 से आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। कहने का मतलब है 0 से लेकर 6 साल तक के जितने भी बच्चे हैं,
ठीक है? उसमें 1000 जो बालक हैं, उनकी तुलना में उसी आयु वर्ग में जो बालिकाएँ हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? शिशु लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है? तो लिंगानुपात तो क्लियर हो गया, लेकिन उसी लिंगानुपात में हमने ऐज डिसाइड कर दी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें जो भी बालक हैं, उनकी तुलना में बालिकाओं की जो संख्या है, उसे हम क्या कहेंगे? शिशु लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है? 0 से 6 वर्ष तक, याद रखना है इस चीज़ को। अब 10 की वृद्धि दर किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद कर लेना कि यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। 10 साल में 2% बढ़ जा रही है ऐसे करके। ठीक है? तो 10 वर्षों के मध्य में जनसंख्या में जितनी भी वृद्धि होती है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है? कि प्रत्येक 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को हम क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि कितने परसेंट जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है। 2001 की तुलना में 2011 में कितनी बढ़ गई है, ठीक है? या 2011 की तुलना में 2022 में कितनी बढ़ गई है। तो ऐसे करके 10 की वृद्धि दर निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर की कि साक्षरता दर किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है? मतलब 7 वर्ष से नीचे के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता। 7 वर्ष से अगर ऊपर के जितने भी लोग हैं, ठीक है? जितनी भी आयु वाले लोग हैं, उनकी कुल जनसंख्या को जितने भी साक्षर हैं, उसके प्रतिशत को हम क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है? कि मान लिया 7 वर्ष से ऊपर जितनी भी जनसंख्या रह रही है, ठीक है? उसमें साक्षरों का परसेंट कितना है? तो जो साक्षर है, साक्षर का मतलब जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है? तो उनके प्रतिशत को हम क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। कैसे निकाला जाता है? तो साक्षरों की संख्या यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या इंटू 100, ठीक है? मतलब 7 वर्ष से ऊपर की जितनी भी जनसंख्या है, उसे हम अपॉन में रखते हैं, ठीक है? इंटू 100 करते हैं, तो साक्षरता दर निकाली जाती है। ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि साक्षरता दर कैसे निकालेंगे आप? तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी संख्या बटे 7 से अधिक आयु वाले जितने भी लोग हैं, उनकी जनसंख्या इंटू 100, ऐसे करके साक्षरता दर निकालते हैं। अब है कि नगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड आदि शामिल हों, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? मान लिया जनसंख्या जो जनगणना की गई थी 2001 की, उसके अनुसार क्या था कि ऐसे कोई भी स्थान हो जहाँ पर नगरपालिका है या नगर निगम है या छावनी बोर्ड है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे शामिल हैं, तो उसे हम किस क्षेत्र में रखेंगे? उसे नगरीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है? और ये 3 शर्तें पूरी करते हैं अगर इन्हें नगरीय क्षेत्र कहलाना। तो पहले शर्त है कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ठीक है? कम से कम 5000 लोग यहाँ पर रहने चाहिए, तो ऐसे एरिया को हम लोग नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि कार्यशील पुरुषों की न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, मतलब कि जो कार्य करने वाले पुरुष हैं, उसमें कम से कम 75% जो लोग हैं, वो गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए, मतलब कृषि से संबंधित कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो गैर कृषि जो कार्य हैं, उसमें संलग्न हो, तो उसे हम लोग नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। तीसरा कि जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, ठीक है? प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो कम से कम जनसंख्या घनत्व वो 400 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? उससे कम है, तो उसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कह सकते हैं क्योंकि गाँव में कम जनसंख्या रहती है, शहरों में तो बहुत लोग रहते हैं, ठीक है? तो जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 शर्तें हैं। पहली की न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो? 5000 हो। दूसरा कि जो कार्यशील पुरुष हैं, उनका न्यूनतम 75% जो है, वो गैर कृषि कार्यों में लगे हों। तीसरा कि जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, ठीक है? तो इससे ज़्यादा हो या इतना हो, ठीक है? तो ये क्षेत्र जो है, वो नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है कि शहर किसे कहते हैं? तो देखिए 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर कहा जाता है। ठीक है? कम से कम 1 लाख की जनसंख्या हो और उससे अधिक है तो उसे हम किसमें रखेंगे? तो उसे शहर कहेंगे, ठीक है? कि 1 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत का एरिया विश्व के एरिया का 2.4% है, ठीक है? अगर हम भारत के एरिया की बात करें विश्व के एरिया से, ठीक है? ग्लोब आपने देखा होगा कि भारत का एरिया आपने देखा कि कितना कम है, तो विश्व से अगर कंपेयर करें उसे तो 2.4% है। जबकि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है? तो मतलब अब आप देख रहे हैं कि एरिया की वाइज़ तो बहुत छोटा है भारत, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 17.5% है पूरे विश्व की, ठीक है? मतलब पूरे विश्व का जो 100% है उसमें 17% तो सिर्फ़ इंडिया के हैं। और तथा चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत का स्थान आता है, ठीक है? लेकिन चीन के पास एरिया भी बहुत है, ठीक है? भारत के मुकाबले, तो उनका तो ठीक रहता है, अपना ज़्यादा है जनसंख्या। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो भारत का एरिया जो है वो विश्व के एरिया का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है तथा चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 भागों में
विभक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें, ठीक है, 1891 से बात हो रही है, जब से जनसंख्या गणना हो रही है, ठीक है, तब से इसे बाँटा गया है। तो 4 भागों में से बाँटा गया है। पहला कि स्थिर जनसंख्या की अवधि, ठीक है, जब जनसंख्या में ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं था, तो पहला बाँटा गया स्थिर जनसंख्या की अवधि, जिसका टाइम पीरियड था 1891 से लेकर 1921 तक। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखना 1891 से लेकर 1921 तक। इस अवधि में मृत्यु दर अधिक थी, महामारी, खाद्य पदार्थों का अभाव उत्तरदायी था, जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ, बहुत धीरे-धीरे गति से जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, क्यों धीरे-धीरे वृद्धि हो रही थी, एकदम जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी? तो पहला था कि मृत्यु दर जो थी बहुत अधिक थी, उस टाइम इतने डॉक्टर तो थे नहीं, इतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं, इतने हॉस्पिटल थे नहीं जो आपका इलाज कर सकें, बच्चे पैदा होते थे, उन्हें सही से खाना नहीं मिलता था, इलाज नहीं होता था, वो मर जाते थे। तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, दूसरा महामारी आ गई, खाद्य पदार्थ जो थे उनका अभाव था। क्योंकि उस समय जो था वो हरित क्रांति आई नहीं थी, तो जो खाद्य पदार्थ थे उनका भी अभाव था, उनका इतनी अच्छी उत्पादकता नहीं थी उसमें, ठीक है? तो ये रीज़न था कि स्थिर जनसंख्या रही, ठीक है? ज़्यादा चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। दूसरा हमने बाँटा धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या, 1921 से लेकर 1951 तक, ठीक है? टाइम पीरियड याद रखना 1921 से लेकर 1951 तक। इस समय उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों जैसे अकाल, महामारी पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया। कृषि अर्थव्यवस्था में विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि से मृत्यु दर को नियंत्रित करने में मदद मिली। ठीक है? अब बात करें 1921 से 51 तक, तो उसमें जो उच्च मृत्यु दर जो पहले चल रही थी, उसमें थोड़ा-सा कंट्रोल किया जा सका। ठीक है? अकाल, महामारी इस पर नियंत्रण करना शुरू हो गया। ठीक है? लोग थोड़े एडवांस होने लगे, कृषि व अर्थव्यवस्था का विकास हुआ थोड़ा-सा, स्वास्थ्य चिकित्सा की थोड़ी सुविधाएँ मिली, ठीक है? उसमें वृद्धि हुई, तो जो मृत्यु दर था वो धीरे-धीरे कम होता रहा। जब मृत्यु दर कम होगा तो बच्चे ज़्यादा पैदा होने लगेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? वो मर नहीं रहे हैं अब, तो जनसंख्या भी जो है वो धीमी गति से बढ़ने लग जाएगी। मतलब पहले स्थिर थी, लेकिन अब क्या वो थोड़ा धीरे-धीरे गति से वो बढ़ने लगी जनसंख्या। अब तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या 1951 से लेकर 1981 तक, अब इसमें क्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी होगी। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी, जो 1981 में 68.33 करोड़ हो गई। मृत्यु दर में कमी, खाद्य आपूर्ति में सुधार के कारण ये जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब 1951 से लेकर 81 तक बहुत तेज़ी से जनगणना बढ़ी। अब देख रहे हैं कि 36 करोड़ थी, 68 करोड़ हो गई। ठीक है? कैसे हो गई? क्योंकि मृत्यु दर जो थी वो काफ़ी कम हो गई। ठीक है? खाद्य आपूर्ति में सुधार हो गया क्योंकि हरित क्रांति आ चुकी थी। ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ें उपजाई जाने लगी, मशीनों का विकास हो गया। तो जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती रही। फिर फोर्थ जो है वो जो है जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। ये है 1981 से लेकर 2011 तक। पहली गिरावट जो थी वो 1971 से लेकर 1981 के दशक में आई, जो 2001 से लेकर 2011 के दशक में गिरकर 17.7% हो गई। वर्तमान में ये वृद्धि दर 1.64% है। कहने का लोग है कि पहले लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं थे, अब लोग थोड़े पढ़े-लिखे हो गए हैं। उन्हें पता है कि उन्हें खुद को भी पालना है और अपने बच्चों को भी पालना है। तो कई सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, समझदार हो गए लोग। पहले ल क्या था खूब सारे बच्चे कर लेते थे, सोचते थे ये भी कमा के देगा, ये भी कमा के देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। कई मर जाते थे, कई को खिला-पिला नहीं पाते थे उन्हें, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज के टाइम में क्या लोग थोड़े एडवांस हो गए हैं, पढ़े-लिख गए हैं, थोड़ा-सा समझदार हो गए, ठीक है? तो क्या है कि जो गिरावट थी वो बढ़ती गई, ठीक है? मतलब क्या है कि जैसे जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी थी, अब क्या थोड़ा उसमें कंट्रोल आ गया, ठीक है? तो पहली जो गिरावट थी वो 1971 से 1981 के दशक में देखी गई, जो 2001 से लेकर 2011 के दशक में गिरकर कितनी हो गई 17.7% हो गई। वर्तमान में बात करें कि वृद्धि दर कितना है जनसंख्या में तो 1.64% है। ठीक है, तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया था, इसे याद कर लेना। अब भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 में, उससे संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं, 1 नंबर में कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो उसका जो डेटा था उस समय जो निकला था, तो उसे आपको याद करना है, ठीक है? कौन-कौन सा डेटा है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि 2011 में जनगणना जब हुई, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1 अरब 21 करोड़ से अधिक थी, ठीक है? कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़ से अधिक उस समय जनसंख्या थी भारत की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा था? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य था। याद रखना ग्रामीण जनसंख्या की बात होगी तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा था? तो महाराष्ट्र था। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े-बड़े शहर हैं महाराष्ट्र में, ठीक है? मुंबई वहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा था? महाराष्ट्र था। फिर है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? तो वो अभी भी उत्तर प्रदेश है, पहले भी उत्तर प्रदेश था। फिर है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। फिर है कि 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो 10 की वृद्धि दर थी आपकी 17.7%। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक कितनी थी? 17.7% जो थी वो 10 की वृद्धि दर थी।
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन-सा था? तो मेघालय था। ठीक है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि अगर 2001 की बात करें और 2011 की बात करें, तो 2001 के मुकाबले बहुत ज़्यादा जनसंख्या किसकी बढ़ी थी? मेघालय की बढ़ी थी। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसका था? मेघालय का सबसे ज़्यादा था और सबसे कम किसका था? तो वो नागालैंड का था। ठीक है, नागालैंड का जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे कम था, न्यूनतम था। ठीक है, तो इतना डेटा याद रखना और देख लेते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंतर्गत 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व भारत का है। अगर हम सभी राज्यों में देखें सबसे ज़्यादा किसका था? तो दिल्ली का था। दिल्ली के 1 किलोमीटर में लगभग 11,320 लोग रहते हैं। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये चीज़ याद रखना कि दिल्ली अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा था तो दिल्ली आ जाएगा। राज्य पूछेगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, बिहार आ जाएगा राज्यों में। बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो राज्यों में बिहार और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आ जाएगा, जिसमें 11,320 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। भारत का पूछे तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। अगर न्यूनतम पूछे कि सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका डेटा जो निकला तो उसमें ऐसा था कि 1 किलोमीटर में लगभग 17 लोग रहते हैं। ठीक है, ये मुझे बहुत पहले का याद है। तो 1 किलोमीटर में लगभग 17 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेना जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात की बात करें, जिसमें 1000 पुरुषों पे हम स्त्रियों की संख्या देखते हैं, तो भारत का जो लिंगानुपात है, वो 1000 व्यक्तियों पर 943 महिलाएँ हैं, ठीक है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ हैं, ये भारत का लिंगानुपात है। अगर राज्यों में पूछे सर्वाधिक किसका है, तो केरल का है। कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएँ हैं, ठीक है? 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएँ हैं? तो 1084 महिलाएँ, ये चीज़ याद रखना। सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। हरियाणा में कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएँ हैं। कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएँ हरियाणा में। सबसे ज़्यादा केरल का, सबसे कम हरियाणा का। भारत का कितना है? तो 943 महिलाएँ हैं। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो देश में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। ठीक है, 73 पॉइंट समथिंग है, तो 73% कुल साक्षरता दर है भारत की। राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल की है, कितनी है? 94% है। न्यूनतम किसकी है? सबसे कम किसकी है? तो बिहार की है, कितनी है? 61.8% है। सबसे कम साक्षरता दर, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं कहाँ के? बिहार के। और भारत में पुरुषों का अगर हम देखें कि कितना साक्षरता दर है, कितना परसेंट है, तो 80.9% जो है वो पुरुष साक्षर हैं। ठीक है, 80.9% जो है वो पुरुष साक्षर है भारत में। महिलाओं में साक्षरता दर देखें भारत में, तो 64.6% है। ठीक है, तो भारत में जो महिलाएँ हैं वो 64.6% साक्षर हैं। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना। फिर 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका नारा क्या था? तो उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 1 नंबर में हो सकता है पूछ ले आपसे कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसका नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य ही इसका नारा था। ठीक है, तो इसके साथ ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, ये डेटा याद रखना, कई एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी भी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें 2011 का ही डेटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।